औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं तमाम दोस्तों को जो है ना मुबारकबाद देता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, नए हैं पुराने हैं, जो भी जिन्होंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है। मैं दावे से कहता हूँ कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है और आप खुशकिस्मत लोग हैं। मुआशरे के अंदर बेशबहा शोबाजात हैं, जितने भी शोबाजात हैं, मैं दावे से कहता हूँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्रोफेशन है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं भी वकील हूँ। और उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि जो वकील है ना, अब हम किसी भी शोबे में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ जो भी अफसर बैठा है वो सिर्फ कुर्सी की उसके ऊपर ओहदे के ऊपर जाना जो एक अपने ओहदे के नशे में होता है, या वो तसव्वुर कर रहा होता है मैं बहुत बड़ी जाना जी कोई बला हूँ, मगर वो है कुछ नहीं। मैं यकीन करें, जब भी वो उसकी जो ख्वाहिश होती है ना, वो कहता है कि मैं जब भी रिटायर हूँ तो मैं सबसे पहले जो है जी वकील बनूँगा। और अक्सर आपके सामने मिसालें ये हैं, जितने भी पुलिस मुलाजिम हैं, SHOs हैं, पटवारी हैं, रेवेन्यू में हैं, तहसील में हैं, जितने भी शोबे हैं, अक्सर उन्होंने लामुकम्मल किया होता है। और सिर्फ इसीलिए जो है जी अभी इस प्रोफेशन में नहीं आए होते, वो कहते हैं उधर से लुट-पुट कर लें, जो भी है इख्तियारात है उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर भी आ जाएगी। मगर मैं फ़ख्र से कहता हूँ, यकीन करें कि जो है जी इस प्रोफेशन से कोई प्रोफेशन नहीं है, खुद मुख्तार प्रोफेशन है। सबसे बढ़ के इसमें जो इज़्ज़त है, आपको किसी भी जगह पे जाके किसी की मार्फत से तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जाके अपना तारुफ़ कराना है कि मैं एक वकील हूँ, अपना कार्ड दे दें, पर्ची पे लिख के नाम और जो है जी दे दें कि एक एडवोकेट है, आपको कोई इंतज़ार नहीं करवाएगा। आपको जो है जी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वो मुंशी आएगा, बताएगा, मुझे साहब बुलाएगा, फिर मैं जाऊँगा। क्या है, सिर्फ़ इसलिए कि ये एक वकील है और वकील का म्यार दूसरे शोबों से सबसे बुरा है। और यकीन करें, आप खुशकिस्मत हैं, इस प्रोफेशन में आ गए। और वकील सिर्फ यही नहीं है कि वकील जो है ना हम इसलिए कि हमने जो है ना रोज़ी रोटी करनी है, रोज़ी रोटी तो अल्लाह मियाँ जो है ना कि हर बंदे को दे रहा है। वकील बनने के बाद जो है ना, मैं माज़रत के साथ जो किताबी बातें थी सारी उस्ताद साहब ने बता दी। बात यह है कि अब जो रोज़ी रोटी के लिए तो हर बंदे के वसाइल हैं, ये है वकील बनने के बाद हमने खुद को तहफ़्फ़ुज़ हमारा हो गया, क्योंकि हमारे नाम के साथ वकील है। हमने अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मुआशरे के अंदर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, देख रहे हैं हम ताकतवर हैं, हमें कोई कुछ कहता नहीं। एक गरीब आदमी है भी हक़ पे, मगर उसकी सुनता कोई नहीं। उसकी सपोर्ट हमने करनी है, उसकी सपोर्ट हमने लीगल तरीके से करनी है, इखलाकी तौर पे करनी है। और जितने भी शोबे ज़िंदगी है ना, हर शोबे ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई मामलात हैं। और वकील के पास अदालत में उस वक्त बंदा आता है जब उसका घर में मसला हल नहीं होता, भाइयों का आपस में हल नहीं होता, बिरादरी में हल नहीं होता, महकमाना जो भी फरासत है उसमें हल नहीं होता, फिर वो बंदा अदालत की तरफ रुजू करता है। फिर जो वो सबसे पहले जब वकील के पास आता है तो वो वकील का भी उस वक्त इंतखाब करता है। एक क्लाइंट कोई भी आता है ना, तो वो कोर्ट में या बिरादरी में, शहर में वो देखता है कि आया कि यार मैं जिस बंदे के पास जा रहा हूँ, क्या ये मेरा भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा? क्या ये इस काबिल भी है कि जो मेरा मसला है, क्या ये उसको जो है ना जी अच्छी तरह आके एंटरटेन कर पाएगा? इसलिए सबसे पहले ये है कि जो है ना जी खुद के अंदर, अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। और काबिलियत ये नहीं है कि जो है ना जी लाज़मी एक बंदा उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो, फर बोलता हो और उसे दावे की ड्राफ्टिंग का पता ना हो, अदालती प्रोसेस का पता ना हो, फिर भी कोई काबिलियत। काबिलियत का नाम जो मेरी नज़र में है वो है खुद एतमादी। खुद एतमादी से बड़ी कोई काबिलियत नहीं है। तो गुजारिश ये है कि सर जो है ना जी वकील बन गए, वकील बनने के बाद जो हमारे जिम्मे काम है वो यही है कि हमने लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, उनको इंसाफ मुहैया करना है। जो माशरती बुराइयाँ हैं, जो गरीब जो नहीं पहुँच पा रहा, हमने उनकी इमदाद करनी है। और फिर सर दावाजात के हवाले से जो है ना जी क्या है कि मुख्तलिफ दावाजात हैं हमारे। फैमिली का आज लेक्चर है, उसमें सिंपल से जो 2-4 दावे हैं जो आसान मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जैसे मेंटेनेंस अलाउंस है, खर्चा नाम नफ़े का दावा है। सबसे पहले तो ये है कि बंदे की शादी हुई, शादी होने के बाद रुखसती हो गई है, रुखसती होने के बाद जो है ना जगह फैमिली के अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हुआ है, तो वो सबसे पहले मेंटेनेंस खर्चा नाम नफ़े का दावा दायर करते हैं। खर्चा नानो नफ़े का दावा क्या है, उसके अंदर जो है ना जी खातून आके अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करती है कि मैं जो है ना जी मेरा निकाह फ़लाँ तारीख़ को हो गया था, रुखसती हो गई थी, इतने मेरे बच्चे हैं, वो इस वक्त मेरे पास हैं, मुझे मुद्दा ने जो है ना जी मार पीट करके निकाल दिया था और मुझे खर्चा चाहिए।
फिर अदालत ने क्या देखना होता है, जो दूसरा वकील होता है उसने क्या करना होता है, वो अपना जवाब लिखवाता है, उसकी रीज़न चेक करता है आया कि इसने जो खर्चा नाम नफ़े का दावा किया है क्या ये हकीकी है या वैसे है। तो उसमें ये होता है कि जाना जी जो बच्चों का खर्चा नाम नफ़ा है, फैमिली लॉ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर जजों के कानून की वजह से हाथ बंधे होते हैं। जो खर्चा नाम नफ़े का दावा है ना सर, उसके अंदर बच्चों का खर्चा वालिद ने हर सूरत अदा करना है। वो कोर्ट के ऊपर है कि उसका कम से कम कितना तय करती है, वो उसके वालिद के सोर्स ऑफ इनकम चेक करती है कितने हैं, मगर ये है कि उसने देने हर सूरत होते हैं, चाहे औरत। सवाल है जी सर। औरत भी अपना जो है ना अपनी इसमें शोहर भी दोनों की मतलब पे भी बराबर है, उसमें भी सिर्फ शौहर की वो देखेंगे कि उसकी जो है ना पे जो मतलब मेंटेनेंस के हवाले होता है या बीवी जगह कमाने के उसके हवाले से कम कुछ ज़्यादा हो। सर उन्होंने सिर्फ सबसे पहले जाने जी, पहले जैसे जाना महार साहब ने बताया है कि जो दावा होता है ना, दावा हर बंदा अपने मकसद के मुताबिक लिखता है कि मेरा मकसद पूरा हो। जवाब भी जो दूसरा बंदा है अपने मकसद के मुताबिक देता है कि मेरा मकसद पूरा हो। असल में हकीकत कुछ और होती है। अब जो आपका सवाल है कि जाने जी शोहर की आमदनी भी बराबर है और जाने जी बीवी की आमदनी भी बराबर है, तो बच्चों का क्या खर्चा तय होगा। अब उसमें अदालत ने ये देखना है कि बच्चों की उम्रें कितनी हैं। अगर वो शीरखार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई स्कूल की फीस नहीं है, कोई बाकी ड्यूज नहीं है, तो उन्होंने नॉर्मल से ही तय कर देना। अगर वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल है, ट्यूशन है, अकेडमी है, कोई और चीज़ है, तो उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए उनका खर्चा जो है जी डिग्री करना है। और फिर दूसरा ये है कि उसके अंदर जाना खर्चा मेंटेनेंस अलाउंस के अंदर औरत भी अपना खर्चा मांगती है। औरत को खर्चा अक्सर औकात जाने जी उस सूरत में मिलता है कि जब हम जवाब दावे में भी लिख देते हैं कि ये मेरे घर आबाद हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो औरत रिटर्न ही कह देती है कि मैं आबाद नहीं होती, तो उसको जाने जी खर्चा नाम नफ्ता नहीं दिया जाता। अच्छा सर, ये खर्चा नाम का आबाद होने की सूरत में नहीं मिलेगा, सिर्फ तो वो हक महर जो है सर जी वो आगे अगला वो step भी होगा। मतलब। जी सर। अच्छा सर, ये तो था खर्चा नाम नफ्ता की सिंपल सी कि भी वो उसने शोहर पे किया, फिर उसने उसकी आमदनी देखनी है, और फिर वो जो हाँ इसमें सबसे अहम बात ये आपका भी जाने जब प्रैक्टिकल में होंगे, दावा हर बंदा लिखता है, हर वकील लिखता है, हर वकील की अपनी नेचर है। ख़ास तौर पे जो फैमिली केसेस हो ना सर, उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्तसर साफ सुथरा। अब जो खर्चा नाम नफ्का का दावा है ना सर, उसमें सिंपल ये लिख देंगे कि वो उसने मुझे मार पीट के निकाल दिया है और मेरे बच्चों का खर्चा दे, तो भी वही दावा है। अगर उसके अंदर हम बढ़ा चढ़ा के ये लिखेंगे जी मेरा शोहर निकट्टू है, शराबी है, जानी है, दूसरे उनके साथ उसका ये है वो है, इस तरह की बातें, इससे इजतराब करना है। क्योंकि फैमिली का जो मैटर होता है ना बड़ा हसास होता है। हर घर में जिस तरह कहते हैं ना कि बर्तन होते हैं तो खड़क ही जाते हैं, तो दावा करना कोई जाने जी इसमें बुराई या नाराज़गी वाली बात नहीं है। गलतफहमी हो जाती है ख़ानदान में, नई नई रिश्तेदारी होती है, लोगों के मिजाज को नहीं समझते। दावा करना कोई बात नहीं है, मगर दावे के बाद वापसी का इतना रास्ता ज़रूर होना चाहिए कि वो ख़ानदान आपस में बच जाए और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे। इसी तरह फिर एक दूसरा दावा है कि जो है जी सामान जहेज का डावरी आर्टिकल, खातून दावा करती है कि जी मेरा सामान जहेज मुझे वापस दिया जाए। ये मैं सिर्फ मुख्तर से बता रहा हूँ। अच्छा सर तो ये आपने बताया नहीं कि किसने देना है खर्चा। हाँ खर्चा बाप ने देना सर। हर सूरत में उसी ने देना, जो चाहे खर्चा नाम मिसेज की सैलरी ज्यादा हो ना हो, उससे कोई खर्चा फर्क नहीं नाम पड़ता नफका ना। का जो आज की जो रेशियो उसकी है ना सर, जिम्मेदारी शोहर पे ही है मतलब। हाँ उसकी बच्चों की जिम्मेदारी मैंने पहले गुजारिश की है। औरत बसे या ना बसे, उसे तलाक हुई है या नहीं हुई, वो उसके निकाह में चाहे वो सिस्टर वो खर्चा देने का पाबंद है। मिसेज चाहे सिस्टर नाम नफका देने का पाबंद है। कहना उनका ये है खर्चा कि अगर औरत खुद कुछ कमा रही है और बहुत कुछ कमा रही है तब भी बाप फिर भी फिर भी लेने की बाद क्वेश्चन उनका यही है हाँ जब वो खातून कोर्ट में आ गई है और अपना खर्चा मांग रही है तो बाप देने का पाबंद है, ठीक है ना सलमान? क्योंकि जब उसने खर्चा ही मांग लिया है, वो चाहे जितनी भी साहब हैसियत है, जो भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, जाने जी फैमिली लॉ के तहत बाप देने का पाबंद है। उसमें सिर्फ उसे ये रिलीफ मिल सकता है कि जाने जी चले जी माँ भी साहब हैसियत है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा उस पर लागू होगा। इसी तरह दावा सामान जहेज का सर, उसमें भी फिर जो है ना एक लिस्ट बनाई जाती है कि जी मेरा फला फला सामान जहेज था, वो मैंने दिया था। तो उसके बाद भी यही कुछ होता है कि जाने जी दावा जवाब दावा,
और हकीकत यह है कि समान जहेज़ का जो दावा है उसकी मैं तो ये कहता हूँ कि कोर्टों से समान जहेज़ में अगर हक पे लिखा जाए तो कुछ नहीं मिलता, एक राय वाली बात है। और हमारा ये जो लेक्चर है या जो भी एक क्लास है आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से सीखने सिखाने का प्रोसेस है। समान जहेज़ का जो दावा है ना सर, या तो उसके अंदर यही है कि 3 लाख रुपए का सामान था, हम उसे 15 लाख लिखें, उसके अंदर झूठी सच्ची फेक रसीदें बनाएं, रसीदें बनाने के बाद उनके ऊपर शहादत हो, शहादत होने के बाद उसे हम साबित करें। अगर 10 लाख का लिखते हैं तो फिर जाके वो 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो भी अगर कुछ साबित होता है तो वो डिग्री होता है। तो उसके अंदर जो है ना जी, सबसे पहली तो बात यही हो कि अल्लाह मियाँ सबके घर आबाद रखे, ऐसी नौबत ना आए। अगर अगर खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ हो भी जाए, पहले कोशिश करनी चाहिए कि बैठ के हल हो, क्योंकि जिसने नहीं बसना उसने किसी सूरत नहीं बसना। अदालतों में आके एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा के, और फिर ये जो दावा होता है ना, कि मैंने पहले गुजारिश की है कि हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं कि ये था, वो था, फलां था, फिर उसके अंदर वापसी के सुलह के चांस इसलिए नहीं होते जब उस नोटिस की काफ़ी नोटिस जाता है ना और साथ दावे की काफ़ी लगी होती है। जब वो बंदे पढ़ते हैं, बंदे का अजीज पढ़ता है, तो चाचा मामा नाना पढ़ता है, वो जब पढ़ता है ना, जिस वक्त भी उसे ख्याल आता है उनके बैठ जाता है इतने इल्ज़ाम है, इतने तोहमत, उस ड्राफ्टिंग की वजह से भी अक्सर औकात घर उलट जाती है। हालांकि एक गलत फहमी होती है, गलत फहमी में उन्होंने दावा किया था, उसके बाद जो है ना कि मेडिएशन मसालत होती है, इसके अंदर मुद्दइया से पूछा जाता है कि जनाब आप अपनी मसालत कर लें, राजीनामा कर लें। जब उनकी मेडिएशन मसालत जो है ना जी मुकम्मल नहीं होती तो फिर जाके अदालत जो है ना अपने फैसले की तरफ आती है। तो उसमें रिक्वेस्ट यही है कि अपनी ड्राफ्टिंग के अंदर ना सिंपल सा लिखे। उसके बाद जो है ना जी, जिस तरह वो है कि एक तनसीख, डेक्लेरेशन ऑफ मैरिज, दावा तनसीख निकाह, इससे आगे आता है। दावा तनसीख निकाह के अंदर भी ड्राफ्टिंग वही है कि निकाह हुआ, शादी हुई, रुखसती हुई, बच्चे हुए, उसके बाद जो है ना जी मेरे शोहर ने मुझे जुल्म तशद्दुद करके घर से निकाल दिया, और फिर वो इल्ज़ामात लिए, वो कुछ भी ना लिखे ना, सिर्फ अपना नाम लिखे, मुद्दा लय का नाम लिखे, शादी की तारीख का हवाला दे दे, बच्चों का हवाला दे दे कि इतने बच्चे हैं मेरे पास, एक लफ्ज़ लिख देना सिर्फ, हदूदुल्लाह का क़याम नामुमकिन है, सिर्फ ये एक लफ्ज़ लिख देना कि हदूदुल्लाह का क़याम नामुमकिन है, तो तलाक हो जाए, बजाय इसके कि उसके ऊपर जो है जितने इल्ज़ाम लगाएं, ये करें, वो करें, आगे और पीछे, किसी लफ्ज़ के ऊपर कोर्ट में उसे तलब करना, उससे पूछना है हाँ बीवी कोई राजीनामे की गुंजाइश है, उसने कहना कि मेरे इसके साथ निभाव मुमकिन नहीं। अदालतों की कोशिश यही होती है कि जो है ना मसालत हो जाए। मियाँ बीवी का तो कुछ नहीं कहा जा सकता जो है ना जी, आजकल, पहले तो कहते थे ना कि ये जाहिल लोग जो है ना ये समझते नहीं है इसलिए दावे कर देते हैं, अब लोग जो है ना जी आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, किसी भी शोबा ज़िंदगी का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसका फैमिली केस भी ना हो आपस में। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जो भी है उनके भी केसेस चलते हैं, मगर ये है कि जो तनसीह निकाह है, जजेस के हाँ जी जजेस के भी, तो जो दावा तनसीह निकाह का एक लफ्ज़ लिख देंगे जी मेरा इसके साथ निभाव मुमकिन नहीं है, लिहाजा वो तलाक हो जाती है। फिर तलाक की भी जर्नलिस्ट दो सूरतें होती हैं, एक होती है कि भाई वो कहती है कि जनब जुल्म तशद्दुद मुझे जी मारता पीटता है, और उसमें जब शादी होती है ना तो अक्सर औकात हम उसके अंदर जो है जी लिखा होता है हक़ुल महर। ये जो भाई ने सवाल किया था कि हक़ महर के दावे का, निकाह नामे का ज़िम्मन नंबर 15, 16, 17 ये सारे आगे हक़ुल महर आ जाते हैं। उसके अंदर एक तो हम आर्जी सा लिखते हैं कि वो 5 लाख रुपये जो आज की हक़ महर। उसके बाद होती हैं शर्तें, उसके अंदर जो है ना जी लिखते हैं कि 5 तोला सोना है, जेवर है जो, या जो है ना जी 5 मरले का मकान दे दिया है, या प्लाट दे दिया है, या अदा करेगा। वो जो हक़ुल महर है अगर वो निकाह नामे के अंदर लिखा हुआ है तो उसके अंदर या तो लिखा हो कि जो है ना अंदुल तलब का मकसद है कि जिस वक्त वो मांगेगी उस वक्त आपने दे देना, या वाज़े तौर पे अगर कोई भी आपसे मशवरा करता है हक़ महर के मुतालिक कि यार मैंने बच्चे की शादी करनी है, दूसरी पार्टी मुझे ये कह रही है कि मुझे मकान लिख के दे, प्लाट लिख के दे, जेवर लिख के दे, तो उसके अंदर जो निकाहनामा का ज़िम्मन नंबर 15 के बाद शुरू होता है, 16 है, 17 है, उसमें आप वाज़े लिखेंगे। अगर आपने कोई प्लाट दे दिया है तो 5 मरले मकान उसका हदूद दरबा लिख दें। अगर रजिस्ट्री खातून के नाम मुंतकिल करा दी है तो उस रजिस्ट्री का हवाला भी दे दें कि बेलीवर जो है ना ये हक़ुल महर के जो है ना ये दे दिया गया, रजिस्ट्री का हवाला दे दें, ये रजिस्ट्री नंबर वो हो गया।
फिर जो है ना जी सोना जेवर वगैरह वाली बात है उसको भी वाजे कर दें, दे दिया है या देना है। फिर जब जो है ना जी फैमिली कोर्ट के अंदर कोई भी पार्टी आती है, वो खातून आती है, अपना दावा करती है जो है ना हक़ुल महर का, तो उसके अंदर जो है ना जी सबसे पहले हमने ये देखना है, अगर हम जो है ना जी मर्द की तरफ से वकील हैं तो हमने अपनी पार्टी से पूछना है कि आया कि यार ये जो कुछ आपने लिखा हुआ हमने दे दिया या देना है, वो आपको वाज़ेह बता देगा। और उससे यही कुछ कहना है कि भाई जो चीज़ है वकील से कोई बात नहीं छुपानी है, मैं आपका वकील हूँ, मैंने आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है, कानूनी जो भी कमी पेशी है वो मैंने दूर करनी है, आपकी जिस तरह से लगता है। फिर वो हक़ुल महर के अंदर जो है ना जो मुद्दा लय है, जो मर्द है वो बता देता है आपको कि जी मैंने इसको तलाक अदा कर दिया, हक़ महर अदा कर दिया, तो उससे पूछें कि आपके पास इसकी कोई रजिस्ट्री वगैरह है, वो मुझे दिखा दें, वो आप ले लें। अगर वो कहता है नहीं किया तो जो है ना जी ठीक है, रह गया। बाकी रह गई ज़ेवर की बात, ज़ेवर वो कहता है कि जी मैंने दे दिया है या देना है, वो भी उससे कन्फर्म कर लें। फिर जब जो है ना जी हम उसका जवाब दावा तैयार करते हैं, उसमें हर चीज़ हम वाज़ेह करते हैं। जो जवाब दावा होता है ना, वो दूसरे लफ्ज़ों में वकील की तरफ से भी और जो पार्टी है, पिटिशनर है, डिफेंडेंट है, जो भी है, उसकी तरफ से उसका एक बयान है जिसे वो एडमिट करता है। जैसे जनाब अब बात करें तो अपनी शादी है तो उन्होंने कहा था कि जो है हमने मतलब उसको बचाना है, बेशक उसको नहीं फेंक के जो है ना आपको उसको रास्ता देना है, कि ये ठीक है तरीका। सर देखें जी, तरीका तो ये है कि तरीके पे जब आते हैं ना, प्रैक्टिकल कुछ और है, थ्योरी कुछ और है। तरीके में फिर ये होता है कि सारा कसूर मर्द का भी नहीं होता, उसके अंदर बाज़ औक़ात मैं आपको इसकी जो है ना जी क्लियरेंस कर देता हूँ। जब शादी होती है ना, मैं ये कहता हूँ फैमिली लॉ के तहत बंदा बेबस है, मजबूर है। जब शादी होती है, मर्द कितनी बरी देता है, कितने कपड़े देता है, कितना जेवर चढ़ाता है, मगर जब कल को शोहर दावा करता है ना कंजुगल राइट्स का दावा, याद है हकूक़ ज़ानशोई का दावा करता है, वो भी अपने दावे में यही कुछ लिखता है कि सर मैंने जो है ना जी बावक्त रुख्सती से 5 तोले चढ़ाए थे, कीमती जेवर दिया था, कीमती कपड़े दिए थे, मगर जो मर्द का दावा है, दावा कंजुगल राइट्स से आधा हकूक़ ज़ानशोई, वो उसके अंदर मर्द को कुछ भी रिकवर नहीं होता। फिर जो मैं बात कर रहा था या आपने जो सवाल किया उसका यही होता है कि जब उसने हमारे ऊपर हक़ुल महर का दावा कर दिया, खर्चा नानो नफ़े का दावा कर दिया, सामान जहेज़ का दावा कर दिया, फिर हम उसके साथ उसे हम खुद कहते हैं, बाज़ बात उसे नहीं भी पता गया तू भी दावा याद है हकूक़ ज़ानशोई का दावा कर। सर इसमें एक और बात है, अक्सर औक़ात बतौर वो कहते हैं सिक्योरिटी के तौर पर हम लिखवा रहे हैं, हक़ुल मार होता है ना, ये कंसेप्ट जजमेंट में बहुत कम है, मैंने नहीं पढ़ा कि अक्सर वो होती है एज सिक्योरिटी के तौर पर हमने लिखवाया कि कल को जो है ना उसका जो है ना वो फ्यूचर जो है ना वो खराब ना हो जाए, उसमें और डिग्री भी उसके हाथ में बाकायदा हो रहा होता है। सर बात सिक्योरिटी वाली चीज़ का उसको जो है ना कि कल को क्योंकि एक साल तो मर्द तो बाउंड हो गया, कि सर आप कह रहे हैं मर्द को तो चीज़ें नहीं मिल रही जो है ना कल को सर जो हक़ महर के अंदर दावा है जाने जी, जो हक़ महर में चीज़ें लिखी गई है, मकान है, वो हमें पार्टी को कहने के लिए कि ये एक सपोर्टी के तौर पे लिखा गया, मगर वो चाहे उसे सपोर्टी समझ लो चाहे उसे फंदा समझ लो, वो देना है। वो देना है। अच्छा फिर उसके अगर अंदर जो लड़की बसे ना बसे या उसके हाँ उसके आगे फिर चाहे उसकी उसकी थोड़ी रुख्ती को 2 दिन हो जाए या 3 दिन हो जाए, सर नहीं, वो फिर मुख्तलिफ जाने की सूरत हाल बनती है। वो एक तनसीब होती है बार बिना खुदा, उसके अंदर औरत आके कहती है कि जो भी मैंने मफादात उठाए थे मैं वो उसे वापस कर देती हूँ, तो वो सिंपल तलाक हो जाती है। एक ये खुला की बेस पे जो डेफर्ड है वो 25%। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ वो ये है ना कि अगर वो जाके ना खुला की तरफ, खुला में फिर उसे जाना ये है कि जो हक़ महर ले वो खुद कहती है कि जो कुछ मैंने ले रखा है मैं वो वापस करती हूँ, तो वो जाने जी सिंपल ये जाने जी खुला हो जाती है। और बाज़ औक़ात वो कहती है कि जो है ना जी दावा तनसीह के निकाह बार बनाए जुल्म व तशद्दुद के जी मुझे मारता भी है, पीटता भी है और मुझे जो है ना जी तलाक चाहिए। फिर उसके अंदर देखना वही होता है कि जो है ना जी आया कि इसने शादी के वक्त जो है ना जी अपने शोहर से मफादात कितने हासिल किए, क्या मफादात किए। अक्सर जो क्रिमिनल नेचर के लोग हैं ना वो टारगेट करते हैं, शरीफ बंदे को फंसाया, उससे अच्छा कर वो शरीफ को ना या तो उससे वो क्या करते हैं, मकान लिखवा लेते हैं, जायदाद लिखवा लेते हैं, सब कुछ लिखवा के क्या करते हैं, महीना भर से 2 बसे 4 दिन से होता तो परी प्लान है सारा, उसके बाद कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। फिर वही चीज़ कोर्ट में साबित करनी होती है, देखना होता है कि जाने जिस औरत की शोहर के साथ हमदर्दी कितनी थी
और इसने जो मफादात उठाए हैं वो कितने। फिर उसके अंदर जो है ना जो दावा तरसीख निकाह जो जुल्म व तशद्दुद में वो बयान कर रही थी, वो ये चाहती थी कि मेरा जो हक मेरा सारा का सारा मेरे वो मुझे हसन भी हो जाए और मुझे तलाक भी हो जाए। फिर उसके अंदर जज साहब वाज़ेह लिखता है कि जो आपने इससे हक महर लिया था वो 25% है, 50% है, कि वो आप रिटर्न कर दें, आपकी तलाक हो सकती है। अगर सर वो कि मैं मतलब तलाक लेना भी नहीं चाहती और मेरा खर्चा नाम नफका भी चले और हक महर भी मुझे मिले और मैं अपने शौहर के साथ बसना भी नहीं चाहती, इसका मेहरबानी करें। इससे मैं पहले जैसे ये देखो ना, वो बस से या ना बस से फिर बसना, वो हक महर मतलब लेने के तौर पर फिर भी है। मैं बता रहा हूँ, औरत का बसना या ना बसना वो उसके अपने अख्तियार में है, ना कोर्ट के अख्तियार में है कि वो उसे ज़बरदस्ती कहे कि तो बस ले। सर रुकती से 2 दिन बाद वो फिर वापस चली जाती है, कहती है कि मैं ना भरती हूँ, मेरा खर्चा, वो आगे दावत कर देती है कि मतलब मेरा नाम का चले। वो जो दावा करती है ना बच्चा जी, उसका ये है कि जब वो आके दावा कर देती है तो दावे के अंदर देखना ही सबसे पहले ये है कि 2 दिन बसी है, इसको किस चीज़ का नाम नफका चाहिए। बच्चे इसके हैं नहीं, जब बच्चे नहीं है तो उसको यानी बच्चे का उसके खर्चा क्वेश्चन नहीं को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ वाज़ेह करके। वो कहते हैं चलो नाम में खरीदते, वो कहते हैं एज सिक्योरिटी के तौर पे मकान भी लिखवा ले, प्लॉट भी, इसी 2 दिन रह के फिर तीसरे दिन चली वो जाती कहती है कि वो मुझे हक महर चाहिए। दिया जाए उसमें जो है ना। उसमें सर उससे जो है ना ये है कि बाउंड किया जाता है मुद्दल है, तो पूछते हैं उससे कि हाँ भाई जो है ना जी इसको दे और इसको ले जा। फिर बाद बात कोर्ट ये कहती है कि ठीक है हक महर लिख के तो दे रखा है, आज भी देना है कल भी देना है। तो उसके अंदर ये होता है कि जाने जी बाद कोर्ट के अंदर ही मुद्दल है जो है जो मर्द है वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि जी हमारी तय हुई थी कि मैंने इसको इतने अरसे के बाद देना है मगर इन्होंने नहीं लिखा। अगर वो उस तसल्ली पे आ जाए फिर जज भी जो है ना जी हर चीज़ को समझता है, ये नहीं है कि औरत ही सब कुछ है, कानून के उससे बेशक वो बाउंड है मगर वो उसको भी कहता है कि बीबी तू 2 महीने 4 महीने बस ले, बसने के बाद फिर तो जाने ये तुझे तेरा हक में अदा कर। इसमें एक और सवाल भी होता है, अक्सर होगा कोई औरत ने लिख दिया कि जो है मैंने हक बार ये लेना है, उसमें बाद में औरत अपनी ज़बानी कलाम कह देती है कि ठीक है मैंने नहीं लेना, उसके बाद 2 गवाह किए लेकिन है ज़बानी लेकर के नहीं, उसकी कोई वैल्यू है? ज़बानी की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो फैमिली कोर्ट के अंदर आके जाने जी अपने हक में से विड्रा नहीं करती, उसकी ज़बानी की कोई वैल्यू नहीं है। आप तो ज़बानी की कह रहे हो, मैं आपको ये कहता हूँ कि जाने जी अगर आपने खातून से या किसी से भी एक बयान हल्फी लिखवा लिया, उसके अंगूठे दस्तखत भी करा लिए हैं और आप इस तसल्ली में हो कि हमने एक जाने जी सरकारी लिखवा लिया डॉक्यूमेंट कि इस नाम पे मैं लिखवा वसीयत लिया, लिहाजा हकदार हूँ। मेरी जान छूट ली है, और वही खातून अपने लिखे हुए के ऊपर भी कोर्ट में अक्सर औकात ये प्रैक्टिकल में आता है कि लिख के भी दिया होता है, बिरादरी का दौर समझ लें या रजामंदी समझ लें या कि खिलाफ के बाद सुलह हो जाती है, मगर वो जाने के बाद जब जो है ना जी कोर्ट में जाके कहती है कि ये बयान हल्फी मेरा नहीं है या वो कहती है कि मैं इसको तस्लीम नहीं करती, तो फिर कोर्ट जो है ना जो उसको कहती है कि जो हक मेरा आपने देना दे और मतलब उसको मर्द उसको तस्दीक करके दे, ये सबसे अहम सवाल है। जो भी अंगूठा हम लगा के देते हैं ना, कोई भी बंदा है, खातून है या जो भी है, एग्रीमेंट भी होता है, तहरीर भी लिखी जाती है, मुनरफ होने के लिए जब कोर्ट में कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, अंगूठे से नहीं मुनरफ हो सकते क्योंकि उसका थंब इम्प्रेशन है। वो फिर क्या कहती है, वो कली लेती है, एक मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि मुझे कहा गया था कि फ़लाँ एक चीज़ है मैं आपको लेके दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बेनज़ीर के आपके पैसे निकले हैं या जो है ना जी मैं आपको जो है ना जी बच्चों के हवाले से कुछ लिख के दे देता हूँ, या जो है ना जी मुझसे अंगूठा लगवाया था, मुझे कहा था तेरा जो हक महर है मैं रजिस्ट्री करा के दे रहा हूँ तो इसके ऊपर अंगूठा लगा दे, तेरे बयान हल्फी की ज़रूरत है, वो मैंने कोर्ट उधर जो है ना जी तहसील में जमा कराना है। यानी कि जब वो मुनरफ हो जाती है ना, मुनरफ होने की 101 वजूहात वकील भी उसे बता देता है, वो खुद भी उसे पता है। अच्छा सर, यही बयान हल्फी कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट जज के सामने ये लिखवा सकते हैं, ये सिस्टम वगैरह जैसे बता रहे हैं कि अगर मैं बसी तो इसकी हकदार हूँ, ना बसी तो इसकी अगर जज के सामने पेश होगी एक पार्टी तो फिर तो बयान हल्फी बाहर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने कलमी आर्डर में लिख देना है, अपने रीडर को कहता है कि जो ये बयान दे रही है इसको लिख लो, और लिखने के बाद उसका थंब इम्प्रेशन होता है, उसका जो वकील है वो उसकी शनाख्त डाल देता है, उसी बयान हल्फी को उसी राजीनामे को वो फैसले का हिस्सा बना देते हैं और उससे वो कल को मुनरफ नहीं। सर ये जो दावा करते हैं ज़ालिम शोरी पे, ये साबित कैसे करते हैं?
जानशोई का दावा साबित तो सर निकाहनामे से होता है और ये है कि जो है जी एक है तहरीरी निकाहनामा, एक है ज़बानी निकाहनामा। तहरीरी निकाहनामा क्योंकि आजकल जदीद दौर है, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, कोई मुलाजिम है तो उसे जाना जी हाउस रेंट के लिए। सर उसमें उसका सवाल ये बनना तो कहते भी अब तुम्हारा का डिग्री है जो उसका इजरा हो जाता है। याद है मैं डिफेंस मेरी गाल सुन तो सवाल जेड़ा हो कितने लोगों को जवाब देना था उनका सवाल शरीफ मेरी गाल सुन पूछ रहे थे कि हक हमारा होता है उसका इजरा हो जाता है। मेरे बच्चे उनका सवाल उसका इजरा हो जाता है। बच्चा जी जानशोई को उसका इजरा के अगला गाल सुनो अगला लेक्चर तो आड़े ने थोड़े सुन होता है उनका सवाल है कि साबित कीने थी दावा याद है कि भाई मियां बीवियां जानशोई है या क्या उनका सवाल क्या है सब क्या करें उन्हें पूछना नहीं और अगर पूछना चाहिए यार मशवरा कर और जेड़ा भी स्टूडेंट कुछ पूछे तो शरीफ खान को पूछ के ना कि मेरा ये सवाल है ठीक है। अच्छा एक बात ये है कचहरी के अंदर एक रहता है मजदूर है थोड़ा उससे शादी की है 15 से 20 दिन के बाद लड़के ने वो किया ठीक है वो कहता 15 से 20 दिन उसने कभी मेरे साथ वो नहीं किया हम भी सही हम भी नहीं किया क्योंकि घर के अंदर आई नहीं है ठीक है उसके बाद रिपोर्ट लेके वो चली गई ठीक है उसके बावजूद भी उसके वो कहाँ जाओगे ना क्यों हक महर उसका वो तो देना ही हक है। महर तो मैंने बताया है कि हक महर की दो सूरतें जब वो तलाक में खुद औरत गई है जब औरत खुद ही तलाक में चली गई है तो अब कोर्ट ने ये देखना कि इसने उससे कितना मफाद उठाया कितना उसको रिटर्न करना ये तो अंदर की बात है ना कि उसका कुछ हुआ या नहीं हुआ। सर जो शरई निकाह होता है सर हाँ मैं बता रहा उसमें था हक महल का ये कैसे होता है? सर मैं बता रहा हूँ हाँ सर अच्छा वो जो निकाह की मैं बता रहा था ना एक है कि रजिस्टर्ड निकाह एक है शर्ती निकाह। शरीयत के अंदर दोनों निकाहों के बराबर हैसियत है। पहले सिर्फ ये होता था कि जो है जी रजिस्टर्ड वगैरह नहीं थे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था गवाह निकाह के लिए दो गवाहों का होना ये शर्त है ये शर्त नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है या जो है जी ज़बानी कलाम है। अब क्योंकि जदीद दौर है रजिस्टर्ड निकाह इसलिए होता है कि उसकी ज़रूरत पेश आती है कल को जाना जी जो भी बंदा मुलाजिम है वो अपने बीवी बच्चों का हाउस रेंट लेता है या वो साबित करता है कि ये मेरी बीवी है उस हिसाब से उसे छुट्टी मिलती है। जो ज़बानी निकाह है आज भी अक्सर औकात 30-30 साल 40-40 साल के बाद जो है जी फैमिली में तलाक होते हैं तो वो तलाक के लिए आते हैं उनके पास रजिस्टर्ड निकाहनामा नहीं होता वो सिर्फ फिर अपने दावे के अंदर वाज़े तौर पे पहले ये लिखते हैं कि हमारा निकाह फलां साल में जो है जी ज़बानी हुआ था बामुताबिक शरीयत मोहम्मदी ज़बानी हुआ था तहरीर ना किया गया था फिर उसके अंदर गवाहों का हवाला लाजमी किया जाता है कि जी फलां फलां गवाह था और हमारा निकाह हुआ था अब हमारे ये मिसाल पैदा हो गए हैं तो इसलिए जो है उसका हाल चाहिए। दूसरा ये है कि सब दोस्त बैठे होना अपनी शादी करनी है इनके लिए आप क्या मशवरा देंगे निकाह कैसे कौन से कारण से बचना इनके चाहिए? लिए मेरा मशवरा यही होगा कि अब ये वकील हैं इनको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर कहीं कौन से कारण से बचना चाहिए? फिर भी अगर कहीं इतने ही मजबूर हो जाए तो कॉलम नंबर 15 से लेके 18-19 तक हाँ 15 वही 15 से लेके 17-18 तक जहाँ पे वाज़े लिखा होता है कि मकान का जेवर का और रंगुल तलब का उससे बचना है। उसके बाद जो आता है ना 19-20 कॉलम उसमें लिखा होता है कि जी बीवी को मारे पीटेगा झगड़ा करेगा तो जी 10,000 रुपये महीना देगा 20,000 रुपये महीना देगा 50,000 रुपये महीना देगा उस कॉलम की कोई हैसियत नहीं। उसमें लिखवा दे वो उसने कोर्ट में जाने जी साबित करना है कि आया कि शोहर तशद्दुद करता है नहीं करता है वो बस्ती है नहीं बस्ती जब वो बस्ती खुद नहीं है वो उस बात को खुश हो कि मेरा निकाहनामे में लिखा है मुझे बगैर बसे बगैर जिनादरा के खोज किए पैसे मिलते हैं वो नहीं। अच्छा सर जी जो शरई निकाह तो उसमें अगर गवाह फौत हो जाते हैं हाँ जी गवाह फौत हो जाए तो साहब जाना जी एक वक्त में नहीं होते फिर भी अगर गवाह फौत हो जाए तो उसके जो करीबी अजीज हैं लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से क्योंकि गवाहों ने दोनों तरफ से आना होता है दावे के अंदर जब दावा हो जाए फिर उसके अंदर वो गवाह आके शहादत देते हैं और जो गवाह की शहादत है सिर्फ शादी की हालत तक